हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओम्स लॉ देखते ही आपको दिमाग में आता है कि सर रेजिस्टेंस तो पहले पढ़ा दिया, ओम्स लॉ बाद में पढ़ा रहे हो। बात बिल्कुल सही है बच्चों। ओम्स लॉ बहुत सिंपल सा पार्ट है, 10th में अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है, तो जल्दी से इसे कंप्लीट करेंगे। एग्जाम में क्या आता है 12th पर्पज में कि ये पूछा जाता है कि भाई ओम्स लॉ कहाँ पर काम नहीं करता, व्हाट इज द फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, फेलियर के बारे में पूछता है, वो नॉर्मल क्वेश्चन ये होता है, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस को अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में मूव करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो ओम्स लॉ क्या है सभी को पता है, बताऊं क्या? चलो बता देते हैं, डिस्कस करते हैं सबसे पहले ओम्स लॉ को। तो ओम्स लॉ के लिए हम बोलते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, कंडीशन अप्लाइड है ना। जब ओम्स लॉ बताया गया, जब जॉर्ज ओम ने इसको डिस्क्राइब किया, तो उन्होंने बोला कि जब भी आप ये लॉ लगाएं तो 2 से 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। वो 2 से 3 चीजें कौन सी हैं? तो सबसे पहली चीज है बच्चों, आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। किसको? टेम्परेचर को। और दूसरा है मैकेनिकल स्ट्रेन को। मैकेनिकल स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल स्ट्रेन के अंदर हम 2 चीज नॉर्मली इंक्लूड करते हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। इन 2 चीजों को हम क्या रखते हैं? इंक्लूड करते हैं। किसमें? मैकेनिकल स्ट्रेन के अंदर। तो अगर किसी भी वायर का या कंडक्टर का या मटेरियल का टेम्परेचर क्या रखा जाए? कांस्टेंट होना चाहिए। उसका मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। उस केस में यदि आपके पास में कोई वायर या कोई कंडक्टर हो और आपने उसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है ना, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए। यहां वाला और यहां वाला पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए। और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है I, वो करंट जो फ्लो हो रही है उस पर्टिकुलर मटेरियल में, दैट करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ये बात ध्यान रखना, जिसे हम जनरली V लिखते हैं, जिसे हम जनरली V लिखते हैं। I इज प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा होना चाहिए। हाँ, हम पढ़ते क्या हैं? V इज प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि IR आता है ना, R इस तरफ लगता है इसलिए। ठीक, जबकि बोला क्या गया है, स्टेट क्या किया गया है इस लॉ के अंदर कि इफ द टेम्परेचर एंड द मैकेनिकल स्ट्रेन ऑफ एनी मटेरियल इज कांस्टेंट एंड अ करंट इज फ्लोइंग इनटू द पर्टिकुलर मटेरियल और द कंडक्टर, then this flowing current or the amount of flowing current is just proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. ठीक है, आपने इसके एंड पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया? एक तरीके से करंट के ऊपर। करंट ज्यादा फ्लो हो रही है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। करंट कम फ्लो हो रही है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम है। कब? जब आपने इन दोनों को क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है, फिक्स रखा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इस लॉ को, या फिर आप सामने देखिए, आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ द temperature and the mechanical strain of a conductor is constant, then the current flowing through that particular conductor is just proportional to the potential difference applied across the ends of conductor. इतना ही है। ठीक, दिमाग में क्या रखना है बच्चों? ये दिमाग में रख लीजिएगा, V is proportional to I, so V is equals to IR या RI, जैसा भी आप इसे लिखना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज R? अगेन वी नो दैट R इज रेजिस्टेंस। R इज रेजिस्टेंस, ये ओम्स लॉ है, बहुत सिंपल है। अगर ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं तो ओम्स लॉ के लिए ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा कि V और I के बीच में जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे दैट शुड बी लीनियर। वो कैसा होना चाहिए? एक लीनियर कर्व होना चाहिए। या फिर आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हो, इस तरफ V लिख दें, इस तरफ I लिख दें, तो ये क्या होना चाहिए उन मटेरियल के लिए? ऐसा। बात तो एक ही है। चलिए, बस दोनों ग्राफ में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जब आप इस ग्राफ का स्लोप लेते हैं
इस ग्राफ का क्या लेते हैं अपन, स्लोप, दैट इज tan थीटा। इस ग्राफ का स्लोप लेंगे मतलब tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज v, एंड व्हाट इज बेस i, या फिर आप इसे डेल v डिवाइडेड बाय डेल i लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दैट इंडिकेट्स द रेजिस्टेंस, है ना, वो किसको इंडिकेट कर रहा है, रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, इस ग्राफ को अगर हम देखते हैं। और अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, अगर इसमें tan थीटा देखोगे तो क्या होगा, स्लोप है, ये tan थीटा इज स्लोप, है ना, ये क्या है, स्लोप है, स्लोप ऑफ कर्व। क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द बेस i डिवाइडेड बाय v, दैट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस, जनरली डिनोटेड बाय g, 1/ओम, दैट इज महो, ठीक है। तो महो या फिर सीमेंस कुछ ऐसा बोलते हैं ना। चलिए, तो वो छोड़िए, उसको छोड़िए, बोला यही जाता है महो, है ना, दैट इज अ कॉमन टर्म। ओके, तो स्लोप समझ में आ गया, ग्राफ कैसा बना हुआ है उस ग्राफ को देखिए, और उस ग्राफ को देखने के बाद में आप बता सकते हैं कि स्लोप क्या डिफाइन कर रहा है। एक केस में वो रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है, एक केस में वो जी कंडक्टेंस को डिफाइन करता है, या इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है। बात समझ में आई, ये क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बस इतना दिमाग में रखिएगा, v इज इक्वल्स टू आई आर, इसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। r इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आते हैं जो 10th लेवल के होते हैं। हम 12th में इससे ऊपर जाएंगे, हम जाएंगे किसके ऊपर बच्चों, टेम्परेचर इफेक्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। एक बार के लिए इस चीज को उतार लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं इसे। थोड़ा सा उतारें इसे, डन हो गया, डन हुआ। चलिए, तो मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात 12th पर्पस की करते हैं कि भैया ओम्स लॉ को अगर 12th के अंदर हमें और जानना होता तो फिर क्या होता। तो ये जो आप फॉर्मेट पढ़ते हो ना, v इज प्रोपोर्शनल टू i या v इज इक्वल्स टू आई आर, दैट इज मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हर कोई लोग यही जानते हैं। एक 10th पर्पस के बच्चे को बोलोगे ना तो भी वो यही जानेगा कि भाई v इज इक्वल्स टू आई आर, दैट इज ओम्स लॉ फॉर मी। हाँ, v इज इक्वल्स टू आई आर इज नॉट अ ओम्स लॉ, ये और ध्यान में रखो, ये और ध्यान में रखो। व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज v इज प्रोपोर्शनल टू i और i इज प्रोपोर्शनल टू v, दैट इज ओम्स लॉ। ये बहुत बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि डिफाइन द ओम्स लॉ और विच पर्टिकुलर स्टेटमेंट डिफाइंस द ओम्स लॉ, तो फिर वहां पे ऑप्शन या तो ये आएगा या ये आएगा, और ऐसा भी लिखा होगा v इज इक्वल्स टू आई आर। अरे भैया v इज इक्वल्स टू आई आर तो आप हर एक मटेरियल के लिए ले सकते हो, लेकिन जब हम ओम्स लॉ बोलते हैं तो हम कंडक्टर को स्पेसिफाई कर देते हैं और उस केस के लिए यही काम करता है। दोनों का कर्व कहाँ चलना चाहिए, लीनियर चलना चाहिए। ओम्स लॉ ये बोलता है द कर्व बिटवीन वोल्टेज एंड करंट शुड बी लीनियर, लेकिन जब आप ये देखते हो ना तो कोई जरूरी नहीं है कि लीनियर कर्व हो, ये बात ध्यान में रखना। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि लीनियर कर्व हो। बात समझ में आई, ये दिमाग में रखना। दिस इज ओम्स लॉ, v इज प्रोपोर्शनल टू i और i इज प्रोपोर्शनल टू v। ये ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसा, सीबीएसई के एग्जाम्स में आया हुआ है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लीजिएगा, ये चीज मिलेगी। तो प्रोपोर्शनलिटी वाला आएगा ना, वही ओम्स लॉ के अंदर डालना है, क्योंकि ओम्स लॉ वही काम करता है जहां v और i के मिड का जो कर्व है ना, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल एंड दैट शुड बी लीनियर चेंजिंग, ठीक है। तो ये एक और पार्ट बन गया हमारे लिए। चलिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये v इज इक्वल्स टू आई आर या v प्रोपोर्शनल टू i, ये 10th वाले स्टूडेंट को भी पता होता है। जब हम 12th में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या होगा रे देवताओं, देखिए आपने पढ़ा v इज इक्वल्स टू आई आर, पढ़ा। चलिए आगे काम करूं, r को सभी को पता है, रो l डिवाइडेड बाय a लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, रो l डिवाइडेड बाय a, लिखा नहीं लिखा। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। सॉरी, v इज इक्वल्स टू, ये देखिए i डिवाइडेड बाय a एक तरफ लिख लीजिए, रो को एक तरफ लिख लीजिए और l को एक तरफ लिख लीजिए। इतना कर सकता हूं, l का यहाँ डिवाइड लगा दीजिए, तो v डिवाइडेड बाय l दैट इज इक्वल्स टू i डिवाइडेड बाय a दैट इज j, करंट डेंसिटी, ठीक है। a को लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अभी ऐसा लिख देता है,
ठीक है। V डिवाइडेड बाय L क्या होता है बच्चों? E होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, फॉर्मूला पढ़ा है ना, V बाई L, वोल्ट पर मीटर। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? वोल्ट पर मीटर होती है, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब V इज इक्वल टू EL लिखते हुए आए हूं, तो E लिख लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, रो इज रेजिस्टिविटी एंड I अपॉन A इज करंट डेंसिटी J, यही है। चलिए, तो J इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय रो, 1 अपॉन रो इज इक्वल्स टू, 1 अपॉन रो इज इक्वल्स टू सिग्मा कंडक्टिविटी, दैट इज रेजिस्टिविटी एंड दैट इज कंडक्टिविटी। सो J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये क्या है? ये हर एक को नहीं पता होगा, ये हर एक को नहीं पता होगा। जो करंट डेंसिटी है ना, वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है। करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है क्या? NEVD पढ़ा है? नहीं पढ़ा? क्यों? ये कहां से आया? I इज इक्वल्स टू NEAVD से आया था। आया था नहीं आया था? वीडियो देखो, पहले वीडियो में ये पूरा बताया मैंने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगा अगर आपने लास्ट वाले वीडियोस को कंटिन्यू किया है। तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए, आपको पता चलेगा कि चीजें कैसे चेंज हो रही हैं। डन हुआ ये? चलिए, तो दैट इज J इज इक्वल टू सिग्मा ई, दैट इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसका क्वेश्चन क्या आता है? राइट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज J इज इक्वल टू सिग्मा ई। डन हो गया। ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो अगर मैं इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो J शुड बी इक्वल्स टू सिग्मा E वेक्टर, ये ध्यान में और रखिएगा। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो ठीक है। चलिए, अभी ये चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं, ये चीज़ें आगे इलेबोरेट होती जाएंगी, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप सोचे कि मैं यहीं पे छोड़ दूं, इसका एक फॉर्मेट और देखिए। इस सिग्मा का या फिर इस रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला और आता है, वो कहां से आया वो समझिए। ये तो यहां से क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपने I इज इक्वल्स टू NEAVD पढ़ा है, लास्ट टाइम अपन ने ये डिस्कस किया था। चलिए, I डिवाइडेड बाय A बताया था, मैं वापस से रिपीट ही कर रहा हूं, ठीक है। हो गया, दैट इज J। सो J इज इक्वल्स टू NEVD। व्हाट इज VD? ड्रिफ्ट स्पीड है ना, ड्रिफ्ट स्पीड होता है। फॉर्मूला देखो ड्रिफ्ट स्पीड का, क्या था रे? E टो डिवाइड बाय M इंटू कैपिटल E, था नहीं था रे? था देता हूं। चलिए, सॉल्व किया, क्या मिला? NE स्क्वायर टो डिवाइडेड बाय M इंटू कैपिटल E। कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को, कंपेयर कीजिए। J सिग्मा की जगह ये चीज आ रही है, दैट इज सिग्मा। E की जगह E आ रहा है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर और मटेरियल डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर टर्म। ये अगर कंडक्टिविटी है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? M डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या भाई? देखो, आपको याद हो तो हम बोल रहे थे रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे या मटेरियल पे डिपेंड करती है, याद आ रहा है? रीजन क्या है उसका? ये फॉर्मूला है उसका रीजन। देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट वॉल्यूम हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है लेकिन फिक्स होता है, ठीक है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स। दिस पर्टिकुलर टो रिलैक्सेशन टाइम, मैंने आपको पहले भी बोला था कि रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल, दैट इज व्हाई द रेजिस्टिविटी आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल, ठीक है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, इस कारण ये रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे ये चेंज होगा उसका इनवर्स का चेंज इसमें देखना पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई। टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर नहीं, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई। रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हुआ, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के इनवर्स में चलेंगे, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है और रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर और मटेरियल पर, ठीक है। एक बार के लिए इस चीज को जल्दी से उतार लो, फिर हम काम करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
हुआ डन? ओके, चलिए काम करते हैं अब आगे। ऑलराइट, तो अब तक अगर आपने जितना भी पढ़ रखा है ना बच्चों, उसको अपने दिमाग में रखो। वो फॉर्मूलाज अगर आपके दिमाग में घूमते रहेंगे ना, आप चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। फिजिक्स इज ऑल अबाउट रिलेटिंग द थिंग्स विद वन टू अनदर। ठीक है, आप चीजों को समझें, चीजें किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हैं, उसे समझें, आपका काम होता चला जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, तो टॉपिक चालू करें। क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। दो सिनेरियो फिक्स हैं इसके अंदर, दो सिनेरियो फिक्स है। पहला सिनेरियो देखिए, ये मैं आपको यहीं से ही समझाऊंगा, रेजिस्टिविटी के लिए देखिएगा। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था m डिवाइडेड बाय NE²2। ठीक है, मैं आपको इन दो चीजों के ऊपर इफेक्ट समझाऊंगा, इन दो चीज, क्योंकि m और E तो फिक्स है। तो अगर हमें रेजिस्टिविटी के ऊपर इफेक्ट देखना है तो हम इन दोनों के ऊपर इफेक्ट देखेंगे। और अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। इस चीज को समझेंगे। ठीक है, चलिए क्या होता है वो समझिए। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या होगा, उनके बीच में बॉन्ड टूटेगा। अगर बॉन्ड होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। सेमीकंडक्टर की बात करूं तो कुछ ऐसा होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये बता रहा हूं मैं आपको, ये समझिए एक बार के लिए, बहुत अच्छी चीज है। हर एक सिलिकॉन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। 11th में पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अदर सिलिकॉन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है ना, ये टूटना चालू करेंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमें मिल जाता है। तो जितने ज्यादा ये बॉन्ड टूटेंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ज्यादा बनेंगे। और इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या है, चार्ज कैरियर हैं या करंट जिनके कारण फ्लो होती है। तो ये जितने ज्यादा बनेंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, करंट फ्लो होगी। ध्यान में रखिए, कुल मिलाकर के ये चार्ज कैरियर्स है। ये किसमें, सेमीकंडक्टर में। कंडक्टर में बात करूं तो हम बोलते हैं जैसे सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, इनमें क्या होता है, जो आउटर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ना, और ये यहाँ पे न्यूक्लियस मान लो, तो ये जो आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये लूजली बाउंड होता है। किससे, न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होता है। तो अगर किसी ने इसको बहका भी दिया ना, अरे छोड़ छोड़ इसको, छोड़ निकल यहाँ से, और उसको निकलने के लिए उसने दे दिया इसको टेम्परेचर, तो इसमें भाई साहब आ जाती है एनर्जी। ये बोलता है मैं ही शक्तिमान। ठीक है, तो ये निकल जाता है बाहर। ठीक, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, ये जो आउटर ऑर्बिट है, इसमें रिवॉल्व करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते जाते हैं, टेम्परेचर को लेकर के एनर्जी इंक्रीज करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, एक्साइट होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ऑर्बिट से ही बाहर निकल जा रहे हैं। ऑर्बिट के साथ में न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं और निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। क्लियर है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ये एक इफेक्ट ध्यान में रखिएगा, ये फिक्स है। ठीक है, चलो और क्या इफेक्ट होगा, ये पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट समझिए इसके ऊपर, किसके ऊपर, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर इफेक्ट समझिए। और ये सभी के लिए, ये ऐसा नहीं है कंडक्टर्स के लिए बता रहा हूं, ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए काम करता है बच्चों। ठीक, दूसरा इफेक्ट समझिए। दूसरा इफेक्ट ऐसा है कि अगर कोई भी मटेरियल होगा, जैसे अगर मैं कंडक्टर्स की ही बात कर लूं तो इनमें आयंस होंगे
और एक रूम टेम्परेचर पे ये आयंस क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, है ना। ये क्या करेंगे, ये वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा भैया, ऐसा थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऑसिलेट हो रहा है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना चाहता है, ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, मैं एक को ही लेकर के काम कर रहा हूँ, और किसी समय समझिए इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, ये इसका फ्री पाथ है। अरे ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ी थी नहीं बढ़ी थी, वहां पर ये काम कुछ कर रहे थे, है ना ऐसा। चलिए, और फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, और फिर इससे टकराएगा, ऐसे कॉलिजन चलता जाता है उसका। हर बार कॉलिजन में वो अपना डायरेक्शन क्या करता जाता है, चेंज करता जाता है, यही है। और उस केस में रूम टेम्परेचर पे ये भी वाइब्रेट कर रहे थे, ऐसा नहीं कि ये वाइब्रेट नहीं कर रहे थे, ये भी वाइब्रेट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां आई, जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, वाइब्रेशन, ये जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है ना, ये जो थोड़ा ही अप डाउन कर रहे थे, अब ये ज्यादा अप और ज्यादा डाउन, ज्यादा अप और ज्यादा डाउन, ठीक है, ऐसा करने लगे। तो पहले तो पता भी नहीं चल रहा था कि ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अब भाई साहब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इनसे साउंड आया ऐसा, मतलब ये वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर भी और ये नीचे की ओर भी गया, और जब ये ऊपर की ओर गया, लेट सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन से क्या कर गया, हिट कर गया, कोलाइड कर गया, और जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा था और ऐसा हिट करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को कहां की ओर फेंकेगा, यहां की ओर फेंक देगा। सीधी सी बात है ना। क्योंकि मास इसका ज्यादा है, तो कॉलिजन का इफेक्ट कौन ज्यादा देगा, किस पे ज्यादा देगा, इफेक्ट ये ज्यादा देगा किस पे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा हिट करेगा, और इलेक्ट्रॉन का पाथ पूरी तरीके से चेंज, और ये यहां से टकरा गया। शायद ये भी क्या कर रहा हो, वाइब्रेट कर रहा हो, ठीक है। तो ये शायद ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, कैसे भी हो सकता था, लेकिन ये इससे क्या कर गया, हिट कर गया, और हिट करने के बाद में ये इस तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है। फिर ये भी क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा होगा, तो इसने जल्दी से इसको नीचे की ओर फेंका, लेकिन ये ऊपर की ओर वाइब्रेट गया उस समय, तो ये कॉलिजन ये और जल्दी हो गया। फिर वापस से इसने इसी की तरफ फेंक दिया, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, तो ये शायद और जल्दी क्या कर गया होगा, हिट कर गया होगा। तो ये लगातार जो कॉलिजन हो रहे थे, पहले समझिएगा, पहला कॉलिजन 1 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, ये मान करके चलता है। एक सिंगल कॉलिजन 1 सेकंड में हो रहा है। लेकिन अगर उसी सेकंड की बात करूं तो एक कॉलिजन यहां हुआ और एक कॉलिजन यहां हुआ, तो हमने बोला कि 2 कॉलिजन हो गए उतने ही 1 सेकंड टाइम में। कहने का मतलब यह है कि अगर पहले 1 सेकंड में एक कॉलिजन हो रहा था, अब 2 कॉलिजन 1 सेकंड में, मतलब एक कॉलिजन को कितना टाइम लगा, ½ सेकंड लगा। कॉलिजन, जो 2 कॉलिजन के बीच का जो टाइम था, एग्जैक्टली वो क्या हो गया है, बहुत कम हो गया, कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, तो हमने बोला पहला रीजन ये है कि इनका वाइब्रेशन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। वाइब्रेशन का अमाउंट इंक्रीज हो जाना और इलेक्ट्रॉन का इनसे जल्दी हिट करना, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का पाथ बहुत जल्दी जल्दी चेंज होना, ये सारे के सारे रिजल्टिंग किस में है बच्चों, 2 को ही तो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अरे ये ऑसिलेट ज्यादा हुआ, ऑसिलेट ज्यादा हुआ तो नंबर ऑफ कॉलिजन क्या हो गए, ज्यादा हो गए। कॉलिजन ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब देखो टाइम बता रहा हूं मैं, टाइम कैसे डिक्रीज हुआ। पहले एक कॉलिजन में 1 सेकंड लग रहा था, अब एक ही कॉलिजन में ½ सेकंड लग रहा है, ½ सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो ये जो टाइम है, एवरेज टाइम बिटवीन द 2 सक्सेसिव कॉलिजन, रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, और ये डिक्रीज हो जाता है, यही तो बता रहे, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दिमाग में रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आयंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, ये इंक्रीज होगा। और ये इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन वो भी इंक्रीज हो रही है। देखिए पहले 1 सेकंड में एक ही कॉलिजन, अब 1 सेकंड में 2 कॉलिजन हो रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होने से जो रिलैक्सेशन टाइम था, कौन सा टाइम बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम,
जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टो से, वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ये एरो का मार्क पता चल रहा है ना, एरो के मार्क के ऊपर गौर कीजिए कौन सी चीज कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये इफेक्ट पड़ता है। अब किसी मटेरियल में ये डोमिनेटिंग होता है, मतलब ये पावरफुल होता है, और किसी पर्टिकुलर मटेरियल में ये डोमिनेटिंग होता है, मतलब किसी मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ फ्री चार्जेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ये रिलैक्सेशन टाइम जो है उतना इफेक्ट नहीं करता। किसी मटेरियल में रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा इफेक्ट करता है, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस इतना इफेक्ट नहीं करते। तो ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं मटेरियल कितने तरीके के हैं हमारे पास में बच्चों, कितने तरीके के, 3 तरीके के, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, यही है। चलिए एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं। इस बार इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं हर एक मटेरियल के लिए। लेट्स सपोज कीजिए मटेरियल हमारे पास में कंडक्टर है। फॉर कंडक्टर्स अब कंडक्टर्स में नॉर्मली मेटल्स आते हैं, नॉर्मली हम बात करते हैं मेटल्स की। होगा क्या बच्चों यहाँ का कंडक्टर्स में ये जो सिनेरियो है सेकंड वाला, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज हो जाएगी, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ये कंडक्टर्स में ये वाला पार्ट बहुत इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर अगर आपको कंडक्टर्स के लिए याद रखना है तो आपको यही काम करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज किया, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, डायरेक्टली लिख लो, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, और रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कुल मिलाकर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। फॉर्मूला फिर आप लिख दीजिए कि भाई हमने इस फॉर्मूले को यूज किया था, इससे हमारे पास में ये सारी रामायण आई। हो गया क्लियर। चलिए तो इस तरीके से आप बताएंगे कि कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। दूसरा तरीका, फॉर अ स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को राइज करें, इंक्रीज करें और ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में आप चेंज करें, उस केस में एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं कंडक्टर्स में। क्या भाई, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T2, है ना, किसी टेम्परेचर T2 पे रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T1 1 माइनस अल्फा डेल T। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वह डेल T इज इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, है ना। मान लीजिए कि हमारे पास में किसी T1 टाइम पे रेजिस्टिविटी हमें पता है और हमें टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी पता है, या फिर टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी पता है, अल्फा भी पता है, ठीक, और वो इनिशियल टेम्परेचर भी पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जिस टेम्परेचर पे हमें रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है उसको आसानी से इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा जा सकता है, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस जो है T1 जो है वो 0 डिग्री हो तो फिर इसी फॉर्मूले को कुछ ऐसा लिखा जाता है, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर NT दैट विल बी रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 प्लस अल्फा और वो कैपिटल T जिस पे आपको रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। जिस तरीके से हम रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं ना बच्चों, सेम सिनेरियो है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का, सेम ऐसा का ऐसा। किसी भी T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कब मिलेगा, जब आपको T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस पता हो और 1 प्लस अल्फा डेल T। डेल T तो पता चल गया ना। और आप क्या लिख सकते हो, किसी भी T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आप तब निकालेंगे जब आपको 0 डिग्री टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस पता होगा, 1 प्लस अल्फा डेल T की जगह इस बार T आ जाएगा। व्हाट इज अल्फा,
व्हाट इज अल्फा? टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और बहुत सारी बुक में इसे रेजिस्टिविटी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अल्फा की वैल्यू बच्चों कम होती है, बहुत कम होती है, ये बात ध्यान रखना। 10⁻³ -4 इसके आसपास में आपको देखने को मिलेगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड इसका यूनिट होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हो आप, R से R का यूनिट तो खत्म हो गया, ये 1/T के आसपास में जाएगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि पर डिग्री सेंटीग्रेड इसका यूनिट है, या पर केल्विन भी हो सकता है, ठीक है। पता चला, क्लियर है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इनके लिए, कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व कैसा जाता है, तो हम बोलते हैं फॉर अ फ्यू राइज ऑफ टेम्परेचर, कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। आप इसे जितना पास से हो सके उतना पास से निकालें, जितना पास से हो सके उतना पास से निकालें, ठीक। अब ये या तो कंडक्टर्स के लिए बोल देगा, ठीक है। अगर कंडक्टर्स के लिए नहीं बोलता है तो वो क्या बोलेगा? कॉपर के लिए बताओ, है ना। ड्रॉ द रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कर्व फॉर कॉपर। भैया कॉपर क्या है? एक तरीके का मेटल है, एक तरीके का कंडक्टर है, और कंडक्टर के लिए हम ऐसा बनाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सीबीएसई में देखेंगे, ड्रॉ द रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कर्व फॉर कॉपर, तो आपको पता चलना चाहिए भैया ऐसा, ठीक है। या फिर ऐसा बोलता है कि अगर कॉपर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपने कॉपर का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है इनमें? अल्फा है ना, अल्फा भी डिफाइन करता है कि क्या होने वाला है। कंडक्टर्स के लिए अल्फा जो होता है वो होता है पॉजिटिव, कंडक्टर्स के लिए अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर्स में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करो, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव होता तो फिर ये होता टेम्परेचर इंक्रीज करो, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, उल्टा कॉन्सेप्ट चलता, समझ रहे हो। तो पॉजिटिव है तो इंक्रीज, नेगेटिव है तो टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज हो जाएगी, ध्यान में रखोगे, क्लियर है। चलो, ये तो किसी ने आपको बोल दिया कि टेम्परेचर राइज करो, रेजिस्टिविटी राइज होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आपको कोई बोले इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टिविटी, क्या इफेक्ट होगा? रेजिस्टिविटी विल ऑल्सो गेट डिक्रीजेस, ठीक है। टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ? चलिए स्क्रीनशॉट लो कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? डन हुआ? ऑल राइट, ग्रेट, ओके। नाउ सेकेंड पॉइंट इज फॉर सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर मतलब जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन अपन प्योर सेमीकंडक्टर की बात करने की कोशिश करूंगा मैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स के लिए और इवन फॉर द इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स के लिए भी सेम एक ही तरीके का कॉन्सेप्ट चलता है बच्चों, और मैं सीबीएसई को ही पैटर्न बना करके काम कर रहा हूं, तो फिर मैं उसी तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक, फॉर्मूला वही है रेजिस्टिविटी का, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टू, ये ऐसा का ऐसा है रे। इफेक्ट किसके ऊपर? n और टो के ऊपर पड़ेंगे। तो ये तो फिक्स है कि भैया जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होते हैं, है ना। फ्री एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाते हैं, और टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज भी होता है। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं तो ये वाला ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना। ये फ्री चार्ज कैरियर्स ज़्यादा मिलते हैं, इनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होती है। किनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होती है बच्चों? इसकी, फ्री चार्ज कैरियर्स की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल, बहुत तेज़ी से हमें इलेक्ट्रॉन हॉल पेयर मिलने लगते हैं सेमीकंडक्टर में, और इंसुलेटर में हमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिलने लग जाते हैं।
ठीक है ये बात, तो ये बात ध्यान में रखना, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और आप कह सकते हैं ये डोमिनेट करती है किसको, रिलैक्सेशन टाइम को, है ना। ये है ना रिलैक्सेशन टाइम का इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल होता है विद कंपैरिजन टू दिस इफेक्ट। ठीक है, किसके लिए, इंसुलेटर के लिए या फिर सेमीकंडक्टर्स के लिए। ठीक है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि यहां पर एन इंक्रीज हो जाता है, बहुत इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है एन में। ठीक है, एन इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, दोनों में। हाँ, यहाँ करंट इफेक्टिव हो जाती है, यहाँ पे करंट बहुत फ्लो होती है, लेकिन इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर के अंदर जितना किसी भी करंट को फ्लो करवाने के लिए चार्ज कैरियर बनने चाहिए थे वो उतने नहीं बन पाते, बनते बहुत हैं लेकिन उतने नहीं बन पाते जितने होने चाहिए थे, इसलिए करंट तो यहाँ पे फ्लो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे तो बहुत अच्छे तरीके से करंट फ्लो होगी बच्चों, ये ध्यान में रखना। और इंसुलेटर्स के लिए तो एक फॉर्मूला और इफेक्टिव है फॉर इंसुलेटर्स, क्या भाई, एक फॉर्मूला इंसुलेटर्स के लिए ये भी है, रेजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड e टू द पावर Eg डिवाइडेड बाय kBT, वेयर Eg इज बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं ना, वो होता है, हर एक मटेरियल का अपना होता है। फिर ऑलमोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है इनके लिए। Kb की वैल्यू बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन, और टेम्परेचर आप सभी को पता है केल्विन में यूज़ किया जाएगा। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी रेजिस्टिविटी में ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। देखो टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ई की पावर जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे ये वैल्यू भी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो इसका मतलब ये है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये डिक्रीज होगा, और ये पूरा डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी। ये भी किसके लिए, लेकिन ये फॉर्मूला इंसुलेटर्स के लिए दिया जाता है। हाँ, ग्राफ देखिए सेमीकंडक्टर्स के लिए ग्राफ कैसे दिया जाता है, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर रेजिस्टिविटी कर्व जो है वो ऐसा भैया, डिक्रीज होनी चाहिए ना, टेम्परेचर को इंक्रीज करो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक, हाँ, सेमीकंडक्टर में अगर आप ज़्यादा याद करना चाहते हैं कि सर हमें थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए इस चीज़ को, तो क्या होता है बताता हूँ मैं। देखिए, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो कोवलेंट बॉन्ड है ना वो ब्रेक होना चालू होते हैं, तो ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उससे क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर ये इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, जो चार्ज कैरियर थे पर यूनिट वॉल्यूम में वो इंक्रीज हो जाते हैं, और चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम में इंक्रीज होने से रो क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये किसके लिए याद रख सकते हैं आप इसे याद रखेंगे सेमीकंडक्टर्स के लिए, कि एग्जैक्टली सेमीकंडक्टर्स में होता ये सिनेरियो है। ठीक है, और ये ग्राफ किसके लिए बनाया हमने, सेमीकंडक्टर्स के लिए ही बनाया है। इनके लिए कोई ग्राफ अभी तक बनाया नहीं गया, लेकिन अगर बनाया जाता, अगर आप बुक्स में देखते भी तो आपको यही ग्राफ मिलता। किसके लिए, इंसुलेटर्स के लिए भी यही ग्राफ देखने को मिलता, लेकिन मोस्टली ये ग्राफ सेमीकंडक्टर्स के लिए बनाया जाता है। तो अब सेमीकंडक्टर में क्या बोलेगा, सिलिकॉन का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कर्व क्या होगा, ड्रा द रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कर्व फॉर सिलिकॉन येलो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सेमीकंडक्टर्स में नाम बोल देगा, किसका, सिलिकॉन का बोलेगा या फिर जर्मेनियम का बोलेगा, ग्राफ एक ही बनाना है आपको। ठीक है, एक और चीज बताऊं क्या, दोनों के लिए, इनके लिए इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के लिए ये ध्यान में रखना, अल्फा इज नेगेटिव, ये और ध्यान में रखना। अल्फा नेगेटिव है तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। बात समझ में आ गई क्या, डन हुआ ये।
डन हुआ। तो सारे हो गए, कंडक्टर्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, ये सारे के सारे हो गए। हाँ, एक आता है नॉन मेटल्स। तो ये बात ध्यान में रखना, नॉन मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, है ना। इट इज स्लाइटली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता उनकी रेजिस्टिविटी पे, आप ये मान लो, है ना। नो चेंज हम लिखते हैं किसके लिए, नॉन मेटल्स के लिए। ठीक, उतारो इसे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उम्मीद करता हूं ये क्लियर भी है, अब डन हो गया ये। ओके, आगे चलें, है ना, आगे चलते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, और बस एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, उसके बाद में हम कंप्लीट करते हैं। आपने सुपर कंडक्टर्स कभी पढ़ा है? सुपर कंडक्टर्स, हाँ, इंडिया का सुपर कंप्यूटर पढ़ा है? इंडिया का कौन सा है सुपर कंप्यूटर? परम 10,000 IBM ने कभी बनाया था। इंडिया के पास में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं। चलिए, ये सुपर कंडक्टिविटी एक और चीज है। सुपर कंडक्टिविटी ये एक और चीज है। देखो, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कंपाउंड्स कुछ ऐसे हमारे पास में हैं। और मेटल्स की बात कर रहे हैं तो एक केस तो ये फिक्स हो गया, टेम्परेचर को इंक्रीज करो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर को डिक्रीज करो उनकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, हम सुपर कंडक्टिविटी में इस सिनेरियो को यूज करते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं हमारे पास में, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं हमारे पास में, जिनका टेम्परेचर डिक्रीज करने पर उनकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होती है। ठीक है, और एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, नियर अबाउट 0 केल्विन के आसपास होता है। नियर अबाउट 0 केल्विन, मोस्टली बोल रहा हूं, मोस्टली नियर अबाउट 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचो कितना कम है। नेचुरली तो ऐसी जगह कोई है ही नहीं जहां पर इतना टेम्परेचर हो। अगर नेचुरली मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर अगर हम बात करें तो ऐसी जगह नहीं है जहां -273। तो ये फिर लैब में ही पॉसिबल है कि हम 0 केल्विन के पास में जा पाए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अराउंड आपने टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया, उनकी रेजिस्टिविटी हो जाती है ऑलमोस्ट 0, है ना। उनकी रेजिस्टिविटी, उनका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, उनकी रेजिस्टिविटी भी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, मतलब करंट अगर एक बार फ्लो हो गई तो होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, कोई रोकने वाला ही नहीं है। ठीक है, एक बार फील्ड बनाया वो हमेशा के लिए काम करेगा। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया वो हमेशा के लिए, अनंत काल तक, फॉर इनफाइनाइट टाइम, है ना, इट विल बी स्टिल देयर, ऐसा कुछ काम करेगा। ठीक, तो हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर केस में जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर के पास में चले जाते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है। मतलब रेजिस्टिविटी अगर 0 हो गई तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो गई ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं दोनों, होते नहीं होते। ठीक है, तो अगर ये 0 है तो उनकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो गई, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो गई है। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर, और जो मटेरियल ये प्रॉपर्टी शो कर पाते हैं उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी का 0 होना, ये प्रॉपर्टी किसकी है? सुपर कंडक्टिविटी ये प्रॉपर्टी है, और वो मटेरियल्स सुपर कंडक्टर्स है। ठीक है, ये बात, इस चीज को ध्यान में रखना। बात समझ में आई? ये जब सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था बच्चों, वो मर्क्यूरी पे किया गया था। किसके ऊपर? मर्क्यूरी के ऊपर। मरकरी का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 4.2 केल्विन तक लेकर के गए थे, 4.2 केल्विन तक ले, और 4.2 केल्विन के ऊपर उस मरकरी की जो रेजिस्टिविटी है वो हमें कितनी मिली? 0 मिल गई। मतलब वो सुपर कंडक्टर बन गया।
ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर हो गया? अब ऐसे तो ये बहुत हो गए, आजकल तो 90 केल्विन इवन 100 केल्विन के आसपास में भी हमने ऐसे कंपाउंड ढूंढ लिए हैं जिनकी रेजिस्टिविटी हम 0 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पता चला सुपर कंडक्टर्स क्या है। इन सुपर कंडक्टर, या आप ऐसे बोलेंगे देयर आर सम मेटल्स और कंपाउंड्स on which if we decrease the temperature their resistivity get decreases at a particular temperature near about 0 Kelvin their conductivity will become infinite or resistivity becomes 0. That particular temperature is known as critical temperature. The material is known as supercomputer and the property of being resistivity 0 is superconductivity. ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी हो गया, मटेरियल हो गया देखो सुपर कंडक्टर, और टेम्परेचर हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल दिमाग में रह जाएगा। यूज़ कहाँ किया? सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ किया। हम ऐसे ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर आपको पता चल जाएगा जब अपन 4th या 5th चैप्टर में आएंगे तब पढ़ेंगे, एसी पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर हम ऐसा बना सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई हो, पॉसिबल है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने में, एक हाई मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने में भी हम किसका यूज़ करते हैं? सुपर कंडक्टर्स का यूज़ किया कर सकते हैं। तो बहुत सारे फील्ड है जहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मली एक दिमाग में रख लो, इन सुपर कंप्यूटर्स और टू जनरेट द वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड वी कैन यूज द सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर? चलिए, डन डन। चलो लिख लो, यूज लिख लो इसका, यूज, इसके 2 यूज लिख लो। इन सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। दूसरा, टू प्रोड्यूस very high magnetic field. To form transformers of very high efficiency. ठीक है, ऐसे ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे जिनका एफिशिएंसी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, डन हो गया। चलो देवताओं, मेरी तरफ से रामायण ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम स्विच करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, अब हम किसके ऊपर स्विच कर रहे हैं? न्यूमेरिकल्स के ऊपर स्विच कर रहे हैं। देखिए 3 सवाल हैं। ये सवाल वो कॉमन सवाल हैं जो बोर्ड में रिपीट हुए हैं। अगर आप देखेंगे अपने प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स को तो उनमें ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए आएंगे। डायग्राम से आपको पता चल गया होगा कि ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, VI variation of 2 metallic wires X and Y at constant temperature is constant, और 2 वायर हैं X और Y are shown in the figure। आपको दिखाई दे रहा है I और V के बीच में एक कर्व है। Assuming that the wires have same length, उनका लेंथ क्या है? सेम है। and diameter, उनका डायामीटर भी सेम है। और अगर डायामीटर सेम हो गया इसका मतलब रेडियस सेम हुई, रेडियस सेम हुई तो इसका मतलब उनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। तो दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का डायामीटर सेम है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, और दोनों के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। Which wire has larger resistivity and why? किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है और क्यों है वो हमें बताना है। तो इस तरीके के केस में सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो जो चीज़ें कांस्टेंट है तो T इज कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, L and A आर ऑल्सो कांस्टेंट, यही दिया हुआ है। तो फिर आप ये देखिए कि अगर हम काम करें, R क्या होता है? R इज इक्वल्स टू रो L डिवाइड बाई A, एक तो ये चीज़ होती है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम समझते हैं। अगर V इज इक्वल्स टू IR लिखते हैं, ऐसा ही लिखें, तो हमें ये पता चलता है कि अगर यहाँ पे V को क्या ले लिया जाए? कांस्टेंट ले लिया जाए। समझना, मैं V को कांस्टेंट खुद मान रहा हूँ, दिया हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक V पे पॉइंट मान लूंगा कि मेरे को इसी पॉइंट के ऊपर काम करना है। एक्स एक्स पे है ना V, तो मैं बोलूंगा कि इसी पॉइंट के ऊपर काम करूंगा, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ इस पॉइंट के अलावा।
तो V तो मेरा कांस्टेंट हो गया, लेट सपोज कीजिए 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट कुछ भी हो गया, और इस 1 वोल्ट पे दोनों के करंट की वैल्यू डिफरेंट है। Y वाले के लिए करंट है I2 मान लेते हैं, और X वाले के लिए करंट को मान लेते हैं I1, दोनों के लिए करंट अलग अलग है। ठीक है, तो हमने बोला इफ V इज कांस्टेंट, इफ V इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर V कांस्टेंट होगा तो IR इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही होगा। इट मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय I कर दूं क्या, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय I, इट मीन्स R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अब जिसके लिए I मैक्सिमम है उसके लिए रेजिस्टेंस कम है, बात समझ रहे हो। ये V की वैल्यू फिक्स कर लो, आपने बता दी, मैंने बताया ये आपको। ठीक है, इस तरीके से काम किया जाएगा। तो हमने देखा कि जब इस V को फिक्स किया गया तो Y के लिए तो ये I2 है और X के लिए कितना है, I1 है। इसे अच्छे से रिप्रेजेंट करूं तो इसे IX और इसे IY लिख देता हूं। ठीक है, अब ग्राफ से हमें क्या पता चला, ग्राफ से हमें यह पता चला कि IX इज मोर देन IY। इट मीन्स उल्टा चलो, इट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ X इज लेसर देन द रेजिस्टेंस ऑफ Y। पता चला। चलिए, और अगर रेजिस्टेंस ऐसा है तो फिर रेजिस्टिविटी भी तो वैसा ही चलेगा। गौर कीजिए, R और रो दोनों एक साथ ही चलेंगे, ये तो कांस्टेंट हो गया ना। तो R इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, इट मीन्स द रेजिस्टिविटी ऑफ X इज लेसर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ Y। हुआ क्या, बात समझ में आई, कैसे कैसे काम किया, समझ में आया। सबसे पहले हमने कांस्टेंट चीजों को लिखा, उससे R का फॉर्मेट देखा कि R किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आंसर है L और A पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, अब रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है कि जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी या फिर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इन दोनों में ही क्या है, एक सिनेरियो चल रहा है। फिर हमने बोला कि V इज इक्वल्स टू IR होता है। हम बोल रहे हैं कि V को हम कांस्टेंट ले रहे हैं तो I की हमें दो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। आप I को भी कांस्टेंट ले सकते थे, आप I को भी, तो फिर कर्व को ऐसे ड्रॉ करते यूं और फिर V की आपको 2 वैल्यू मिलती, तो आप वैसे भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने V से काम किया, तो इफ V इज कांस्टेंट देन IR इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इट मींस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Y। तो जिसके लिए I ज़्यादा होगा उसके लिए रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो हमने बोला X, ये देखो I ज़्यादा है X वाले का, तो I ज़्यादा है X वाले का, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो उसका रेजिस्टिविटी भी कम है, तो ज़्यादा किसका हुआ, Y वाले का। आंसर क्या होगा, Y। पता चल गया, Y एंड किसका, whose resistance is higher or resistivity is higher. So the resistivity of Y wire is higher than the resistivity of X wire. डन हुआ, अच्छा सवाल था ये। ठीक, अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, द VI ग्राफ ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर हैज टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 दिया हुआ है। दो अलग अलग टेम्परेचर है। आज शोन विच टेम्परेचर इज ग्रेटर। अब अगर ऐसा दिया हुआ हो बच्चों तो एक सिंपल सा ध्यान में रखिए, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो फिर उसकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वायर कैसा है, मेटेलिक है ना। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, रेजिस्टेंस देखना है और रेजिस्टिविटी देखना है, या फिर रेजिस्टेंस ही देखना है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके लिए आप कह सकते हैं उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये क्लियर हुआ। चलिए, ऑल राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, या तो V से काम करो या I से काम करो, जैसे भी आपको मन में आए वैसे काम कर लीजिए। आपको क्या निकालना है, एक सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमने ऐसा किया, फॉर अ कांस्टेंट V देयर आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ I। हियर वी कैन से I2 एंड हियर वी कैन से I1। ठीक है, सो द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर T1 वाले का, ठीक है, R1 इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय I1, है ना, एंड R2 इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय I2। लिख सकता हूँ, दोनों का V इक्वल है, ये तो क्लियर है। इसका मतलब दोनों का V कितना भाई, I1 R1 इज इक्वल्स टू यहाँ से V, और यहाँ से देखूँ तो V इज इक्वल्स टू I2 R2 है।
है, और दोनों के लिए v की वैल्यू कांस्टेंट लेकर के काम कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ये सिनेरियो लेकर के चले v इज इक्वल्स टू v, तो इसका मतलब I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2। डन हुआ। चलिए I1 डिवाइडेड बाय I2 करो, I1 डिवाइडेड बाय I2 किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, R2 डिवाइडेड बाय R1 आएगा क्या? अरे इसका डिवाइड यहाँ पे लगाओ, तो R1 का डिवाइड यहाँ लगाया। ठीक, अब देखो I1 की वैल्यू ज़्यादा है, I2 की वैल्यू कम है, तो इसमें इसका डिवाइड लगाएंगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा। सिंस I1 इज ग्रेटर देन I2, ठीक, या फिर I1 डिवाइडेड बाय I2 इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स R2 डिवाइडेड बाय R1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसका मतलब R2 ज्यादा है, R1 कम है, और अगर R2 ज्यादा है एंड इफ R2 इज मोर देन R1 देन द टेम्परेचर ऑफ सेकंड इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना इस तरीके से। तो कौन से वायर का टेम्परेचर या कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है? T2 टेम्परेचर इज हायर। ऑलराइट, इस तरीके से काम होगा। नेक्स्ट देखिए, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, one of copper and another one of manganese, have the same resistance, which wire is thicker? देखिए दोनों का लेंथ इक्वल है, the length of copper wire is equals to the length of manganese wire। ऑलराइट, फिर क्या बोल रहा है, दोनों का रेजिस्टेंस भी इक्वल है, the resistance of copper is equals to the resistance of manganese। अब बोल रहे कौन सा थिकर है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा वही तो थिकर होगा। चलिए, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिख लिया, रो एल डिवाइड बाई ए इज इक्वल्स टू रो एल डिवाइड बाई ए। देखिए ये रेजिस्टिविटी कॉपर की, ये लेंथ कॉपर का, ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी कॉपर का, ऐसे ही ये भी मैग्नीन के लिए, ये भी मैग्नीन के लिए और ये भी मैग्नीन के लिए। अब गौर कीजिए ये दोनों तो इक्वल हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू द रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैग्नीन। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड लगा दीजिए, क्या भाई, कॉपर का डिवाइड इस तरफ लगा दो यू। तो हमने बोला, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, कॉपर में मैग्नीन की रेजिस्टिविटी का डिवाइड लगा दो, बात तो एक ही है। सो द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैग्नीन। अब ये गौर कीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया डिपेंडेंट किसके ऊपर है, रेजिस्टिविटी के ऊपर। जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज़्यादा होगा, देखो प्रोपोर्शनल में। ठीक है, दोनों दिख रहा है ना, ऊपर सी है तो इसके लिए भी सी है, इधर मैग्नीन है तो इधर मैग्नीन है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी में चल रहा है काम। चलिए काम कैसे करेंगे, आप सभी को पता है मैग्नीन क्या है, अलॉय है। मैग्नीन क्या है, अलॉय है, और अलॉय की रेजिस्टिविटी जो है हमेशा ज़्यादा होती है। किससे, इस चीज़ को ध्यान में रखना, नॉर्मली अलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, किससे, मेटल्स से, ये ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब मैग्नीन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है किससे, कॉपर से। तो अगर मैं कॉपर में मैग्नीन की रेजिस्टिविटी का क्या करता हूँ, डिवाइड देता हूँ, तो ये कम है, ये ज़्यादा है। ठीक है, क्या आएगी वैल्यू, क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। तो हमारे पास में एक फैक्ट आ गया, क्या भाई, सिंस द रेशियो ऑफ दिस इज लेस देन 1, इट मीन्स ACU डिवाइडेड बाय AM is less than 1. It means the cross section area of copper is less than the cross section area of मैग्नीन। इसका मतलब मैग्नीन का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, और अगर मैग्नीन का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो थिकर भी कौन है, मैग्नीन है। पता चल गया क्या, पता चला? तो इस तरीके से काम करेंगे, बात समझ में आई? चलो एक बार के लिए इसको जल्दी से उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे सवाल हैं और बहुत बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन, तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बाद में हम वापस से एक छोटी सी चीज़ को डिस्कस करेंगे, ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस ऑफ नीट एंड IIT। ठीक है, और फिर एंड में अपन उनके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी CBSE और अदर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 4th क्वेश्चन है जो नॉर्मली आस्क्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है,
टू वायर्स A एंड B आर ऑफ द सेम मेटल, एक ही मेटल के हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। एंड ऑफ द सेम लेंथ, दोनों का लेंथ भी क्या है, सेम है। फिर their area of cross section are in the ratio of 2:1, so area of A and area of B is equals to 2:1, यही बोल रहा है। if the same potential difference is applied across the each wire in turn, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो हर एक वायर के ऊपर, इसका मतलब पोटेंशियल difference across A is equals to potential difference across B. What will be the ratio of currents flowing into A and B? क्या होगा भाई, क्या होगा रे, सोचो ना, कितना सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए अपन क्या बोलेंगे, V is equals to IR का कॉन्सेप्ट, तो हमने बोला VA is equals to VB, इसका मतलब IR इज इक्वल्स टू IR, रेजिस्टेंस A का, रेजिस्टेंस B का, करंट A की, करंट B का, यही होगा। चलिए रेजिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं, रो L अपॉन A, तो हमने लिखा रो L डिवाइडेड बाय A, ये भी A का, ये भी A का और ये भी A का, इज इक्वल्स टू IB इंटू रो L डिवाइड बाई A, ये भी B का, ये भी B का और ये भी B का। अब जो कट रहा है उसे काट दो, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, इसका मतलब IA डिवाइडेड बाय AA, वाह AA है, चलो, और IB डिवाइडेड बाय AB, ऐसा ही लिखूं क्या, चलिए क्या करना है, हमें करंट का रेशियो निकालना है, यही तो निकालना है ना, रेशियो ऑफ करंट, तो IA डिवाइडेड बाय IB निकालना है, तो IA में डिवाइड किया किसका, IB का, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, AA डिवाइडेड बाय AB, होगा नहीं होगा, देखो क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 2:1 आया नहीं आया, आ गया, हो गया सवाल, ये क्वेश्चन पूछे गए, ये क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस, और नॉन ओमिक के लिए हम जो भी चीज लिखेंगे वो फेलियर ऑफ ओम्स लॉ है, वो क्या है, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ है, ध्यान में रख लेना, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। ओमिक डिवाइसेस सक्सेस ऑफ फॉर्मूला हो गया, और नॉन ओमिक डिवाइसेस, ओ मैंने मिटा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब ठीक है, तो ओमिक डिवाइसेस के लिए हमें क्या करना है, ओम्स लॉ को फॉलो करवाना है, और नॉन ओमिक डिवाइसेस आर द फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, तो वहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। इस तरीके से हम उन चीजों को याद रख सकते हैं। ओके, तो इस तरफ हम लिख लेते हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक, है ना, यहां से हमारे दिमाग में रह जाएगा। सबसे पहला देखिए, ओमिक डिवाइसेस कौन से होंगे, विच फॉलोज ओम्स लॉ, विच फॉलोज ओम्स लॉ, ठीक है। एंड नॉन ओमिक क्या होंगे, विच डजंट फॉलो द ओम्स लॉ, द डिवाइसेस विच डू नॉट, डजंट, डू नॉट लिख लेते हैं, ज्यादा होंगे ना, डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, ठीक है। अब चलो कंडीशन में चलो, अगर कोई भी चीज ओम्स लॉ को फॉलो करेगी तो V और I के बीच का जो वेरिएशन होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा, है ना। फॉर दीज डिवाइसेस द वेरिएशन बिटवीन V and I is linear। आज क्या हो रहा है, is linear।
और इनके लिए क्या होगा बच्चों, लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा, क्योंकि ये फॉलो ही नहीं करते हैं, है ना। वेरिएशन बिटवीन V एंड I इज नॉन लीनियर। ठीक है, चलिए फिर और क्या हो सकता है। अगर ओम्स लॉ को बच्चों ये हर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं मतलब इनके लिए ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। तो ये ध्यान में रखें, करंट की पोलरिटी चाहे कुछ भी हो, इनमें करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा ऐसा ही रहेगा। मतलब अगर हम बात करें जैसे कोई रेजिस्टेंस है ना, इसको बैटरी से ऐड कर दिया अपन ने, तो ये बैटरी V वोल्ट की है, इससे करंट गया ऐसा और I करंट जाएगी ऐसी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, अगर हम इस बैटरी को उल्टा कर दें, पोलरिटी चेंज कर दें, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पहले ऐसे जा रही थी, अब ऐसे चली जाएगी, है ना, अब एंटी क्लॉकवाइज चली जाएगी, लेकिन करंट अभी भी उतनी फ्लो होगी। करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो पोलरिटी पे डिपेंड नहीं करता। किसके लिए, ओमिक डिवाइसेस के लिए। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। क्लियर है, लेकिन वहां पे उल्टा है, वहां पे अप्लाई होता है। वहां पे तो भैया पॉलरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने बैटरी की पॉलरिटी चेंज कर दी, पता चले करंट ही ना फ्लो हो, और अगर फ्लो भी हो रही हो तो बहुत कम फ्लो हो रही हो। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो हम लिखेंगे द मैग्नीट्यूड, द magnitude of current doesn't depend on the polarity of potential difference applied या applied potential difference। ठीक है, और इनके लिए डिपेंड करती है द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन polarity of applied potential difference। ठीक है, ये चीज पता चल गया। और ये सारी के सारी चीजें किसके लिए हैं, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, देयर आर सम डिवाइसेस in which the flowing current magnitude depends on the polarity of the applied potential. Those particular devices doesn't follow the Ohm's law. It means that is the failure of Ohm's law. ठीक है, कुछ के लिए क्या होता है, देखो Ohm's law अगर है तो फिर V प्रोपोर्शनल टू I हमेशा चलना चाहिए, सभी के लिए चलना चाहिए। लेकिन भैया ऐसे भी डिवाइसेस है जिनके लिए V प्रोपोर्शनल टू I नहीं चलता है, तो वहाँ पे वो फेलियर ही तो हुआ। और किन के लिए नहीं चलता, नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए नहीं चलता। नॉन ओमिक डिवाइसेस का एग्जांपल पूछता है नॉर्मली। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, डायोड, फिलामेंट ऑफ बल्ब, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ये सारे के सारे क्या है, नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं। चलिए उतारो इस चीज को, फिर एक आध कर्व बनाता हूं जो कि मोस्टली आता है। जल्दी से उतारो इन्हें, जल्दी से उतारो। हो गया, डन, ओके। आप देखो कुछ कर्व जो है वो आपकी बुक में दे रखे हैं, सीबीएसई के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो फिर उनको हम बनाने की कोशिश करेंगे। नॉन ओमिक डिवाइसेस के कर्व हैं वो। देखिए
फिलामेंट ऑफ बल्ब, इसके लिए कैसा होगा, अगर I और V के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है बच्चों, कुछ इस तरीके का। किसके लिए, फिलामेंट ऑफ बल्ब के लिए। अगर यही ग्राफ हम डायोड के लिए ड्रॉ करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड आप पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर चैप्टर है, उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उनके लिए अगर हम I और V के बीच का कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरफ भी बनता है। तो अभी मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, पॉजिटिव वाला ये। अगर हमने पोलैरिटी को चेंज कर दिया तो बच्चों इनका कर्व ऐसा भी जाता है ना, ऐसा कुछ इस तरीके का कर्व भी जाता है, एकदम से इंक्रीज भी हो जाता है। शुरुआत में फ्लो ही नहीं हो रही होती है, आपको पता चलेगा यहाँ फ्लो ही नहीं हो रही है, फिर कुछ टाइम बाद में फ्लो होने लग जाती है। ठीक, तो ये हमने सेकंड या थर्ड पॉइंट लिखा था कि जिनमें पॉलैरिटी पे डिपेंड करती है। देखो पॉलैरिटी पे डिपेंड कर रही है इनकी। एक गैलियम आर्सेनाइड भी है, गैलियम आर्सेनाइड, ये भी एक तरीके का सेमीकंडक्टर है, लेकिन इसका कर्व कुछ अलग ही है। ऐसा सीधा चला, फिर ऐसा ऊपर की ओर, फिर ऐसा। ठीक, अब यहां पे इसमें रीजन आ गए हैं भैया, ये रीजन है इसके। कौन से रीजन है समझिए, आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो ग्राफ नॉन लीनियर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसका, ये नॉन लीनियर ग्राफ का है। ठीक, और यहां पर आप देखेंगे पोटेंशियल आप इंक्रीज कर रहे हैं और करंट डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल इंक्रीज करने पर अगर करंट डिक्रीज होती है तो ये केस होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस का, नेगेटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ये नीट का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। कोई रैंडम ग्राफ दिया था उन्होंने किसी टाइम, और फिर उसके अंदर ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट पूछ लिया जहां नेगेटिव रेजिस्टेंस है। आपको एक स्लॉट दे दिया और बोल रहा है कि कौन से स्लॉट के अंदर नेगेटिव रेजिस्टेंस है। तो आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, पोटेंशियल शुड बी इंक्रीजिंग बट द करंट शुड डिक्रीज। ठीक है, करंट क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, ये ध्यान में रख लीजिएगा, दिमाग में रह जाएगा। किसके लिए था, ये गैलियम आर्सेनाइड के लिए अभी अपन ने बनाया है। डन हुआ। एक ग्राफ मैं आपको और बताऊंगा, वो ग्राफ अलग है, वो टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी है नाइक्रोम का, और नाइक्रोम इज अलॉय। ठीक है, तो वो मैंने आपको नहीं बताया था, वो बताना जरूरी है। एक बार के लिए इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ऑलराइट, ठीक है। अब हमारे पास में क्या बचा है, नाइक्रोम का। बस एक चीज अलॉय के लिए डिस्कस कर लेते हैं, वहां पे अपन ने अलॉय के लिए डिस्कस नहीं किया था। देखो क्या हो रहा है बच्चों, टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी फॉर अलॉयज। ठीक है, और अलॉय में हम किसकी बात करें, नॉर्मली इसी की बात की जाती है, नाइक्रोम की, है ना। नाइक्रोम फिलामेंट जनरली यूज होता है बच्चों, जनरली यूज होता है। एक फ्यूज का भी ध्यान में रखना, फ्यूज वाले का भी कई बार पूछता है। हाँ, नाइक्रोम के लिए या अलॉयज के लिए जो अल्फा होता है ना, पॉजिटिव होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन वेरी लेस। वेरी लेस मतलब अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, नो डाउट। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होगी, नो डाउट, लेकिन उसका वेरिएशन बहुत कम होगा। कुछ इस तरीके का ग्राफ ही है ना। अगर ज़्यादा होता तो ऐसा ऊपर की ओर सीधा जा रहा होता, लेकिन ये वेरिएशन बहुत कम है बच्चों। यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी माइक्रो ओम मीटर में है, ये वेरिएशन माइक्रो ओम में, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। और सोचिए 1 से 2 ओम माइक्रो ओम मीटर आने में उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये खास बात है। फ्यूज़ वायर के लिए भी पूछा जा चुका है, शायद नीट पे आया हुआ है कि फ्यूज़ वायर बनाने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए फ्यूज़ वायर की।
फ्यूज वायर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो। ये बात ध्यान में रखना, शुड बी लो। ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्यूज वायर की कि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चों? बहुत कम होना चाहिए। थोड़ा सा ही गर्म किया, ये ले टूट गया, तभी तो जाकर वो अच्छा सा फ्यूज वायर बनेगा। हाँ, रेजिस्टिविटी हाई होती है उनकी कई बार, लेकिन उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिलामेंट ऑफ बल्ब के लिए मेल्टिंग पॉइंट शुड बी वेरी हाई। टंगस्टन का बनाया जाता है ना, क्यों बनाया जाता है टंगस्टन का? क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो आप एप्लीकेशन देखो ना, फिलामेंट किसका यूज हो, और यहाँ पे फ्यूज में कौन सा वायर यूज करेंगे? ऐसा जो जल्दी से पिघल जाए, जो जल्दी से मेल्ट हो जाए, ताकि अगर हाई करंट जाएगी, हाई करंट जाते वो मेल्ट हो जाएगा तो आगे का सर्किट बच गया ना हाई करंट से। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में आ जाना चाहिए ना। और अगर फिलामेंट ऑफ बल्ब के देखेंगे तो, हाँ, फिलामेंट ऑफ, अगर हम बल्ब की बात करें तो क्या हो जाना चाहिए? उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हाई, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए, वेरी हाई और वेरी लो। ठीक है, डन। चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चले। नीट और आईआईटी के क्वेश्चन करने बाकी है, चलो क्वेश्चन देखते हैं भाई। और ये जितने भी ग्राफ अपने बनाए हैं सारे प्लीज़ याद कर लीजिए, एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए मैंने ड्रॉ करवाए हैं, अदरवाइज नहीं करवाता। ओके, क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करना चालू करते हैं। क्वेश्चंस जो नीट में आए हुए हैं, क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी देखेंगे। और देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ थिन सिल्वर वायर, सिल्वर मतलब Ag कंडक्टर हो गया, इज 1 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल है ये। ठीक, तो अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं भैया। क्या दिया हुआ है? resistance at temperature T1 is 1 ohm and temperature T1 is equals to 20 degree centigrade. डन हो गया। The wire is placed in a liquid bath and its resistance rises to 1.2 ohm. liquid bath मतलब अरे गर्म पानी का शावर नहीं लेते, उस तरीके का काम हो गया। ठीक है, गर्म पानी में रख दिया। तो वो बोल रहा है कि नेक्स्ट केस में उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसका रेजिस्टेंस जो है वो 1.2 ओम हो गया है। ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बाथ जिसमें रखा है, उसका टेम्परेचर क्या है? मतलब टेम्परेचर T2, दैट इज क्वेश्चन मार्क, हो सकता है क्वेश्चन। फिर देखिए अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा फॉर सिल्वर इज 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3। Alpha is 3.8 into 10 to the power -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यही बताया था मैंने, यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ बताओ? अरे बताओ, RT2 इज इक्वल्स टू RT1 1 प्लस अल्फा डेल टी। लिखते हैं नहीं लिखते हैं? ये करता है ना। RT2 की वैल्यू कितनी है? 1.2 है, इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 प्लस अल्फा, बाद में रख देंगे डेल टी। ठीक है, 1 से इसको काटेंगे तो 1.2 ही आएगा। इट मीन्स 1.2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल टी। चलिए, तो अल्फा डेल टी की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2 आ गई क्या? तो डेल टी विल बी 0.2 डिवाइडेड बाय अल्फा, और डेल टी को लिखते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाय 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट विल बिकम 200 और 2000 डिवाइडेड बाय 38। कर सकते हो आप, है ना। और T2 क्या हो जाएगा? प्लस T1 कर दीजिएगा। T1 कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वो ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, फाइनल आंसर किस में आएगा? डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। आंसर बताऊं क्या कितना लिखना है? 72 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना लिखना है? आंसर कितना आ रहा है? 72 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये T2 की वैल्यू है।
सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा, सिंपल सवाल है। नेक्स्ट देखिए, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन IIT JEE 1993, बहुत पुराना सवाल है, ठीक है। उतारा इसे, डन हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। बिल्कुल केयरफुली पढ़ते हैं सवाल को। तो पहला स्टेटमेंट देखो, वाई क्या है, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बताओ सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स। ऐसा ही होता है ना, अल्फा नेगेटिव होता है, इसलिए टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है सेमीकंडक्टर्स की, यही होता है। चलिए, तो ये तो सही है, दिस सेंटेंस इज ट्रू। सेकंड वन इज, इन अ कंडक्टर और कंडक्टिंग सॉलिड the ratio of collisions between free electrons and ions increases with increase in temperature। बिल्कुल सही बात है, कंडक्टर्स में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कॉलिजन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं ना। सो बोथ सेंटेंस आर करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। y is true, both y and z are true। सी ऑप्शन देखिए, दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन, दोनों ही क्या हैं, सही हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी CBSE बुक का क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट वन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट। हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम है, बहुत कम करंट उससे फ्लो हो रही है। Its resistance at room temperature, that is 27 degrees centigrade, is found to be 75.3। All right, तो हमें पहला काम दिया हुआ है टेम्परेचर T1 that is 27 डिग्री सेंटीग्रेड and resistance at temperature T1 is equals to 75.3 ohm। Done। When the toaster is connected to a 230 वोल्ट सप्लाई, अब टोस्टर को क्या किया गया है, 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया है, मतलब उस फिलामेंट में से करंट जा रही है। द करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड एंड टू ए स्टडी वैल्यू ऑफ 2.68। और फाइनली इतना वोल्टेज लगाने पर करंट कितनी हो जाती है, 2.68 एम्पियर हो जाती है। What is the steady temperature, मतलब इस केस में टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट। अब देखो अल्फा की वैल्यू दी होनी चाहिए, वो दिया हुआ है। अल्फा इज 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4। अल्फा इज 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ। आप बोलोगे कि सर RT2 गायब है, नहीं बच्चों, RT2 दिया हुआ है। बताओ दिया हुआ है क्या, RT2 क्या हो जाएगा, RT2 इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय I, दैट इज 230 डिवाइडेड बाय 2.68 ओम। अब इसको सॉल्व कर लो, बताओ RT2 आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास में RT2 आ जाएगा, और RT2 का फॉर्मूला है हमारे पास में क्या, RT1 1 प्लस अल्फा डेल टी। बताओ सवाल होगा नहीं होगा, T2 आएगा नहीं आएगा, आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, दिस इज आस्क्ड इन IIT JEE 1988। ऑलराइट, अ पीस ऑफ कॉपर एंड another of germanium are cooled from room temperature to 80 Kelvin। क्या सवाल है, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या है, आपके पास में एक है कॉपर और एक है जर्मेनियम, ठीक है, और दोनों का टेम्परेचर जो है वो क्या कर रहे हैं, 300 केल्विन से 80 केल्विन कर रहे हो। इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, दोनों का। कॉपर इज अ कंडक्टर, कंडक्टर में टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होती है, बिकॉज अल्फा इज पॉजिटिव, तो जैसा ये चलेगा वैसा ये चलेगा, ठीक है। और जर्मेनियम में क्या होता है, अल्फा इज नेगेटिव, इट मींस टेम्परेचर को डिक्रीज करो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ऐसा ही होता है। और अगर इसमें देखो रेजिस्टिविटी अगर डिक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, इसमें रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ध्यान में रखना,
ठीक है, क्या बोल रहा है, ईच ऑफ देम इंक्रीजेज, नहीं भाई दोनों का रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगा, दोनों का रेजिस्टेंस डिक्रीज भी नहीं होगा, कॉपर का रेजिस्टेंस डिक्रीज और जर्मेनियम का इंक्रीज, कॉपर इंक्रीजेज जर्मेनियम डिक्रीजेज, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हो गया डन। ऑल राइट, नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर एंड एन आयरन at 20 degrees centigrade are 4.1 ohm and 3.9 ohm respectively. Neglecting any thermal expansion, find the temperature at which resistance of both are equal. आपके पास में दो अलग अलग मेटल्स हैं, अलग अलग मेटल्स है तो उनका अल्फा भी अलग अलग होगा, ध्यान में रखना। ठीक है, तो अल्फा दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, नीचे बिल्कुल अल्फा दिया हुआ है, क्लियरली डिफाइन भी है। फर्स्ट स्टेज देखिए, इनिशियल टेम्परेचर दोनों का T1 इक्वल है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर के लिए इस केस में रेजिस्टेंस कितना है, 4.1 है। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, तो मैं हाँ कॉपर ही लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 4.1 and the resistance of iron is Fe is 3.9, बहुत कम है, ठीक है, ओम। फिर अल्फा फॉर कॉपर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड, and alpha for ferrous is higher 5 into 10 to the power -3 per degree centigrade। ये है ऑल राइट, नहीं पर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, पर केल्विन है, पर केल्विन है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कैंसिल होने वाला है। हाँ हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर हमें दोनों का रेजिस्टेंस T2 टेम्परेचर के ऊपर क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए, यही तो बात है। ऐसा करते हैं, चलिए, तो हमने बोला रेजिस्टेंस इन सेकंड केस R2 ऑफ कॉपर शुड बी इक्वल्स टू द R2 ऑफ Fe, और उस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर T2 इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये वाला डिग्री सेंटीग्रेड में लेके चल रहा हूँ, तो ये भी मेरा डिग्री सेंटीग्रेड में ही आना चाहिए। चलो इसके लिए क्या लिखेंगे, हमने बोला R1 क्या, R1 ऑफ कॉपर 1 प्लस अल्फा डेल टी इज इक्वल्स टू R1 ऑफ Fe एंड 1 प्लस अल्फा डेल टी। डेल टी दोनों का सेम है, क्योंकि T2 दोनों के लिए सेम है, T1 दोनों के लिए सेम है, बस ये दिक्कत है, ये कॉपर का अलग है और ये Fe का अलग है। ठीक है, चलिए सॉल्व करो, कहाँ दिक्कत आ रही है, अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको वैल्यू पुट कर दीजिएगा। इसकी वैल्यू कितनी है भाई, R कॉपर की 4.1 है, 4.1 इंटू 1 प्लस अल्फा कॉपर डेल टी इज इक्वल्स टू 3.9 1 प्लस अल्फा Fe डेल टी। ठीक है, सॉल्व कीजिए इस चीज़ को, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4.1 प्लस 4.1 अल्फा कॉपर डेल टी इज इक्वल्स टू 3.9 प्लस 3.9 अल्फा Fe डेल टी। डन है, क्या करें, 3.9 को इधर लेकर के आए, माइनस का हो जाएगा, और इसको उठा करके दूसरी तरफ ले जाए, है ना, ऐसा कर दीजिए। तो हमने क्या किया, 4.1 माइनस 3.9 दैट इज 0.2, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.9 अल्फा Fe डेल टी माइनस 4.1 अल्फा Cu डेल टी। डन, चलो सॉल्व करो, ये 0.2 आएगा क्या, 0.2, और ये अब मल्टीप्लाई करना बाकी रह जाएगा। डेल टी को आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है, डेल टी कॉमन ले लीजिएगा, दैट इज T2 माइनस T1। ठीक है, और T1 हमें पता है, T2 कैलकुलेट करना है, ये क्या होगा 3.9 इंटू अल्फा Fe कितना है, 5 है। ठीक है, अल्फा Fe कितना है, 5 है, माइनस 4.1 इंटू कॉपर
4 है, और ये जो 10 टू द पावर 3 है ना, ये मैं बाहर लिख रहा हूँ। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए इस चीज को, सॉल्व कीजिए। ठीक, इस चीज को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? ये 15, 45, 19.5, 19.5 माइनस 4 चौक 16, 16.4 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये डेल टी इज इक्वल्स टू व्हाट? 0.2। सॉल्व करोगे नहीं करोगे, डेल टी की वैल्यू आएगी नहीं आएगी? ये इस तरफ जाएगा डिवाइड में, फिर ऊपर जाएगा तो ये 200 हो जाएगा। 200 में कितना? 3.1 का डिवाइड लगा दीजिएगा, यही आ रहा है ना? 49, हाँ ठीक है। 0.2 में कितने का? 3.1 का डिवाइड लगा दीजिएगा, या फिर 200 में डिवाइड लगा दीजिए 3.1 का, इज इक्वल्स टू व्हाट? T2 माइनस T1। ठीक है, सॉल्व कर लो, आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो और फिर T1 ऐड कर दीजिएगा, जो भी वैल्यू है वो आपका क्या होगी? आंसर होगा। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा। क्वेश्चंस चले आगे, देखिए आगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तरीका यही है, स्क्रीनशॉट ले लो। आप चाहो तो कन्वर्ट कर लीजिएगा केल्विन के अंदर, T1 को केल्विन में कन्वर्ट करो तो आंसर फिर केल्विन में मिलेगा, उसे वापस से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना। ठीक है, अदरवाइज T1 को उसी में ले लो, डिग्री सेंटीग्रेड में ले लो, आंसर डायरेक्ट डिग्री सेंटीग्रेड में निकलेगा। ठीक है, चलो अब देखो आगे क्या करते हैं अपन। आगे अब हम वो देख रहे हैं जो कि लास्ट 10 to 15 ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं। ज़्यादा नहीं आए हैं इस फैक्टर से, नीट में IIT में इससे ज़्यादा नहीं आए सवाल, लेकिन आए हैं वो ठीक ठाक अच्छे आए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला सवाल जो आया है वो कुछ ऐसा ही है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद। अब देखो ऑप्शन देखो, जल्दी से ऑप्शन देखिए और आपको पता लग जाना चाहिए कि किसी भी कंडक्टर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होगी। ऑप्शन बताइए, जल्दी से ऑप्शन बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। क्या होगा इसका? होगा बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करो, इनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने दिखाई देगा। कॉपर एंड सिलिकॉन इज कूल्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 60 केल्विन। वैसा ही है जैसा IIT में पूछा गया था, ये नीट का क्वेश्चन है 2001 का। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अब देखो अगर आप कूल कर रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमने लिखना है द कॉपर रेजिस्टिविटी और कॉपर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, कॉपर का डिक्रीज होगा। ठीक है, और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, इसका इंक्रीज होगा, उल्टा चलेगा, इंक्रीज इन सिलिकॉन। देखो ए ऑप्शन इज करेक्ट, डिक्रीज इन कॉपर बट द इंक्रीज इन सिलिकॉन। ठीक है, आगे देखिए, फ्यूज वायर इज अ वायर ऑफ, बताओ भाई, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट, रेजिस्टिविटी हाई होती है नो डाउट, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? लो होता है। तो हम बोलेंगे ओके, रेजिस्टेंस दे रखा है, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट इज क्वाइट गुड, क्वाइट गुड। बी ऑप्शन इज करेक्ट, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलो और जो क्वेश्चन है नीट और IIT के अंदर इसी पैटर्न के ऊपर पूछे गए हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं। इतने सारे आज सवाल हमने डिस्कस किए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपका पैटर्न तैयार हो गया होगा। तो नीट भी क्लियर हुआ, CBSE की एग्जाम भी क्लियर हुई, बोर्ड एग्जाम भी क्लियर हुई, इसी के साथ में IIT का पैटर्न भी हमने क्लियर किया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो आएगा बच्चों, दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और अब इसमें तो रेजिस्टेंस इतने सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। वो वीडियो तो ऐसा लगेगा सर ये वाला भी करेंगे, वो वाला सवाल भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे। ठीक है, चलो हैव अ गुड डे, टेक केयर। और वीडियो को लाइक करना है रे, लाइक करो जल्दी से।